हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टाइम्स अकेडमी जयपुर। और जो आज हम दोस्तों आपको राजस्थान जो हिस्ट्री है उसका एक नया टॉपिक हम आज सामने लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है क्या, प्राचीन सभ्यताएं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो जो है वो पटवार के लिए है, स्पेशल जो है पटवार के लिए बनाया गया है। और अगर आप पुलिस की तैयारी भी कर रहे हो तो भी ये आपके लिए लाभदायक है। तो दोस्तों ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, वो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है क्या दोस्तों, प्राचीन सभ्यताएं। तो कैसे क्या है वो आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि दोस्तों जो ये प्राचीन सभ्यताएं थी इनका स्थान मतलब ये कैसे क्या हुई, कैसे निकली, क्या होता है, सब कुछ होता। देखो सभ्यता क्या होती है, एक तरह से एक समाज होता है जो पहले किसी भूकंप के कारण या किसी घटना के कारण जो दब चुका था, पहले कोई नगर वगैरह। ठीक है, अगर वो हमें मिलता है तो हम खुदाई के बाद जब हमें मिलता है तो हमें उसकी जानकारी मिलती है कि भाई उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था, कुछ ऐसा होता था। ठीक है दोस्तों, तो हमें जानने की क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, तो हम जब उनके बारे में जब फैक्ट जानते हैं ना तो एक तरह से एक सभ्यता का निर्माण करते जाते हैं कि ऐसे 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 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली बात इतनी सी है कि जो हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें देखो आप, तो ये है हमारा टॉपिक क्या दोस्तों, प्राचीन सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट बात इतनी सी है, वो देखो आप क्या है दोस्तों। ये प्राचीन अगर सभ्यता है तो इसमें तीन हम कालक्रम की मतलब हम कुछ ऐसी बात करेंगे जैसे कि ये इस काल का है, ये इस काल में, इस काल में। ठीक है, तो तीन प्रकार के हम कालक्रम को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काल जो है वो तीन भागों में बांट सकते हैं कि किस काल में क्या है, किस काल में क्या है, किस काल में क्या है। तो अगर दोस्तों प्राचीन सभ्यताओं में अगर हम काल की बात करें तो एक काल जो हमारा होता है वो होता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, और एक होता है कौन सा, अधोऐतिहासिक। ठीक है, एक जो होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या है, इनमें बेसिकली एक छोटा सा अंतर है दोस्तों। क्या है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि हमारे पास में कोई अवशेष थे, वो मतलब जो भी है वो अवशेष पढ़े जाने वाले नहीं थे, कुछ था ही नहीं। कुल मिला के अवशेष होना नहीं होना बराबर था। तो यहाँ देखो दो सिंपल सी बात है, अवशेष नहीं, अवशेष क्या है, अज्ञात है, जिनको क्या है, पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय। ठीक है, अवशेष बोल दो या चिन्ह बोल दो, जो भी है। अब इसमें है, इसमें क्या है, अवशेष तो है, अवशेष है परंतु अपठनीय। ठीक है, मतलब जिसमें मान लो कुछ भी लिखा हो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अवशेष तो है, यहाँ क्या है, एक तरह से भ्रम ही है, कुछ भी नहीं है, अवशेष न के बराबर है, मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो अज्ञात टाइप के अवशेष है जो अपठनीय मतलब है ही नहीं। जैसे मान लो है किसी दीवार पे ये लिखा हुआ है, कोई क्या है, ये क्या है, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, अवशेष होने से मतलब हमारे क्या है कि एक ऐसी जगह से प्रॉपर में लिख रहा हूँ टाइप का, तो ऐसे ऐसे लिखना है, लगातार कुछ लिखना है, कागज़ पे लिखो, पेपर पे लिखो, कुछ भी लिखो, या कोई छिक्के वगैरह जैसे कोई बर्तन वगैरह पे लिखा हो
तो कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, चाहे वो समझ में आए नहीं आए वो तो बाद की बात है। यहाँ क्या है, अवशेष ऐसे हैं जो अज्ञात टाइप के ही हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता कि यह ना होने के बराबर है। ये दूसरा है, अवशेष है परंतु क्या है, अपठनीय, उनको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, जो ऐतिहासिक काल में है क्या है, अवशेष भी है, ठीक है, और प्लस पठनीय भी है, मतलब उनको क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इस तीनों में यही अंतर है। क्या है दोस्तों बेसिकली अंतर, कि इनमें तो ऐसा है कोई ना तो क्या है, अवशेष है और ना ही इनको पढ़ सकते हैं, अवशेष है परंतु उनको पढ़ नहीं सकते। अब तीसरा है कि अवशेष भी है और उनको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीन आ गए अपने कालक्रम। अब इन तीन कालक्रम के बाद में हम डायरेक्ट जो पढ़ने वाले हैं वो अब डायरेक्ट क्या है, सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में हम अगर स्टार्ट करेंगे तो उदयपुर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उदयपुर में है अपनी क्या है, आर्य सभ्यता। तो उदयपुर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये एक छोटा सा था जो एक इंट्रोडक्शन टाइप का था कि ऐसा ऐसे होता है। ठीक है, अब क्या है क्या नहीं है वो आगे देखो। तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो देखो आप, ये हमारी पहली सभ्यता है। इस सभ्यता का नाम क्या है, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, ये अपना आहड़ सभ्यता हो गया। ठीक है दोस्तों, आहड़ सभ्यता का जो काम है मतलब जो है, सबसे पहले बताया था मैं क्या, उदयपुर चलते हैं। तो ये इसका जगह का नाम क्या है, उदयपुर। यह है कहाँ की, ये कहाँ की है दोस्तों, उदयपुर की। ठीक है, अब हर सभ्यता में एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये कहाँ की है, तो उदयपुर की हो गई। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इतना सा है, क्या बनता है दूसरा क्वेश्चन, क्या बनता है दोस्तों, दूसरा पूछता है नदी के बारे में। तो नदी कौन सी थी दोस्तों, बता सकते हो आप, बनास। इसी बनास नदी को हम क्या बोल सकते हैं, बेड़च नदी। क्या दोस्तों, बेड़च नदी। और इसी का नंबर मतलब इसी बनास और बेड़च नदी को और क्या नाम बोल सकते हैं, आयस नदी। ठीक है, या आयड़ नदी, आयस भी कर सकते हैं, आयड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नदी ये हो गई। तो बनास नदी के किनारे क्या है, ये सभ्यता है। ठीक है, अब है जो आगे जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो बनता है कालक्रम का। क्या दोस्तों, कालक्रम। किसी भी सभ्यता को पूछ लेंगे और उस सभ्यता का हमें पूछेंगे क्या, कि कालक्रम, कि कालक्रम क्या है दोस्तों। तो इसका कालक्रम है दोस्तों 1900 ईस्वी पूर्व से कब तक का, 1200 ईस्वी पूर्व तक। ये अपना क्या है, कालक्रम आ गया। तो यहाँ लिख दो आप कालक्रम। ठीक है, कालक्रम आने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो क्या रहने वाला है, कि इसका उत्खनन करता कौन है, इसकी खोज करता कौन है। तो वो देखो आप, क्या है दोस्तों, खोज करता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों क्या, खोज करता व उत्खनन करता, दोनों एक ही है दोस्तों इसमें, तभी इसको एक साथ लिख दिया हमें। उत्खनन करता कौन है दोस्तों, दोनों एक ही व्यक्ति है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसको खोजा भी है, इसका उत्खनन भी करवाया है। ठीक दोस्तों, इसकी जो डेट बता दूं मैं, 1953 के आसपास में इसने खोजा और उत्खनन करवाया। ठीक है दोस्तों, अब सॉरी खोजा इसने 1953 के आसपास में। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस जो आहड़ सभ्यता से
आर्य सभ्यता का ये क्वेश्चन बन गया। अब एक और क्वेश्चन जो बनता है वो बता दो मैं। आर्य सभ्यता से क्वेश्चन बनता है, इसके क्या उपनाम, क्या दोस्तों उपनाम। इसके दो फेमस उपनाम हैं, क्या है, एक तो क्या है, इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं दोस्तों, मृतकों का टीला। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आर्य सभ्यता है इसका 8 बार तो क्या हुआ है, ये 8 बार तो विनाश हुआ है और 8 ही बार ये नहीं बनी है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, मृतकों का टीला। कारण क्या है, 8 बार विनाश और 8 बार ही इसका तथा 8 बार वापस निर्माण, 8 बार वापस निर्माण जो भी है, ठीक है। अब है दूसरा, इसको नाम बोल सकते हैं क्या दोस्तों, एक तो हो गया इसको मृतकों का टीला, और एक इसको हम बोल सकते हैं क्या, ताम्रयुगीन सभ्यता। हाँ, एक इसको हम बोल सकते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता, ठीक है। ये हो गया इसका नाम। तो ये दो उपनाम हो गए, ठीक है। फटाफट और इसके आगे जो भी है, जैसे इसके प्राचीन नाम क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और देखो इस ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है, ये है अपना क्या है, बनास संस्कृति, सॉरी ये अब याद आ गया मेरे को, वो अलग है। ये क्या है दोस्तों, बनास संस्कृति है। ये दो है इसके उपनाम। अब इधर ही लिख देता हूँ आप फटाफट, इसके प्राचीन नाम क्या क्या है, प्राचीन नाम, इस जगह को क्या क्या बोलते हैं, इस जगह को प्राचीन चार नाम है। क्या है दोस्तों, प्राचीन चार चार नाम है। एक तो इसको बोलते हैं धूलकोट, दूसरा इसको बोलते हैं अघाटपुर, तीसरा इसको बोलते हैं अघाट दुर्ग, चौथा इसको बोलते हैं ताम्र नगरी। ये इसके हो गए 4 प्राचीन नाम। तो इनमें कन्फ्यूज मत होना कि उपनाम तो ये है दोस्तों इसके, और ये 4 क्या है, प्राचीन नाम है। तो इन चारों के जो प्राचीन नाम हैं, इन नामों को आप थोड़ा रट लेना, क्योंकि ये क्या है, ये आने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका जो एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्या है, एक मिश्रित है। इसमें क्या क्या पाया गया था बता दूँ मैं। एक तो ये का है ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन हो गया। एक है इसको लोहा युगीन बोल सकते हैं, ताम्रयुगीन, लोहा युगीन। और इसको क्या बोल सकते हैं, ताम्रयुगीन, लोहा युगीन, कहाँ से नहीं आएगा इसमें। और इसमें और क्या है, लोहा युगीन, ताम्रयुगीन, हाँ पाषाण एक है इसमें, ताम्रयुगीन, लोहा युगीन, एक है पाषाण, पाषाण युगीन, ठीक है। 3 चीज़ हो गई, ठीक है। इन तीनों का क्या है, ये मिश्रण है एक तरह से, ऐसा समझ लो। ये क्या है, मिश्रण है तीनों का, इनमें इसमें तीनों चीज़ है, तीनों पाई गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। बस इसको फटाफट आप क्या करो, ड्रॉ करो, और इसके बारे में ड्रॉ कर लो, और इसके बारे में फटाफट क्या है मैं और भी जानकारी दूंगा। तो ये इम्पोर्टेंट बातें होगी कि उपनाम है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा है प्राचीन नाम है, और इसके बारे में नेक्स्ट अब जो आगे जानकारी दूंगा वो फटाफट आप देखते रहो, ठीक है दोस्तों।
ठीक है। अब मैं फटाफट मिटाता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप। और अब देखो आगे। अब है एक क्वेश्चन ये आता है कि ये ग्रामीण है या नगरीय है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये ग्रामीण है। कैसे है वो भी बताऊंगा। ठीक है। अब देखो, सबके कारण बताऊंगा, सबके लॉजिक बताऊंगा कि किस में क्या है। दोस्तों ये क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। दोस्तों क्या है ये, ग्रामीण सभ्यता है। कारण है कैसे, इसका कारण दिखाऊं। देखो, एक तो ये आयताकार घर है इनके, आयताकार कच्ची ईंटों से बने घर। आयताकार कच्ची सॉरी आयताकार घर हैं और वो किससे बने हैं, कच्ची ईंटों से, कच्ची ईंटों से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसलिए क्या है, ये ग्रामीण सभ्यता है। इसके बाद में हम अगर आगे चलते हैं तो धूलकोट पर क्या हुई है, धूलकोट पर सर्वाधिक खुदाई हुई है, सर्वाधिक खुदाई हुई है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम अगर खुदाई की गई है तो वो दोस्तों कहाँ है, सर्वप्रथम जो खुदाई है वो है आयड नामक स्थान पर। क्या दोस्तों, आयड नामक स्थान पर। ठीक है। आगे देखो, ये हो गया। इसकी खुदाई जो है वो 3 चरणों में हुई है दोस्तों। क्या है, 3 चरणों में खुदाई खुदाई की गई है। खुदाई 3 चरणों में हुई। तो देखो कौन कौन से चरण है, 3। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है। ये है अपना प्रथम चरण। प्रथम चरण, इस चरण में ऐसा क्या विशेष मिला, इस चरण में मिले दोस्तों क्या, स्टाफिक पत्थर। ठीक है। दूसरे चरण में चलो, यह है दूसरा चरण। दोस्तों इस दूसरे चरण में से क्या खास मिला वो बताता हूँ। इस दूसरे चरण में दोस्तों जो खास बात है वो इतनी सी है। क्या है, तांबे के उपकरण। ठीक है, तांबे के उपकरण मिले हैं। ठीक है। तीसरे चरण में क्या खास मिला है, तीसरे चरण में क्या खास मिला है दोस्तों, वो देखो। भूरी काली मिट्टी से बना मृदभांड। क्या, भूरी काली मिट्टी से बना क्या, मृद भांड। यह है तीसरे चरण में इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। ये 3 चरणों में खुदाई हुई और तीनों चरण में क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे तीनों चीज़ अलग अलग मिली है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि खुदाई जो करवाई थी वो किसने करवाई। तो जो इंडिया की तरफ से जो केंद्र की तरफ से अपॉइंट था, देखो खुदाई का कार्य यहाँ बता दूँ, जो खुदाई में शामिल था। ठीक है, शामिल। ठीक है। संघ सरकार की तरफ से तो था कौन, RC अग्रवाल। कौन था दोस्तों, RC अग्रवाल। ठीक है। जो अपने राज्य सरकार यानी कि राजस्थान की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से अपॉइंट थे दोस्तों, वो इस खुदाई के कार्य में शामिल कौन कौन से थे। एक तो था विजय कुमार,
क्या दोस्तों, विजय कुमार। और जो दूसरा बंदा था वो था पीसी चक्रवर्ती। पीसी चक्रवर्ती ये थे कौन, जो राजस्थान की तरफ से खुदाई में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इसमें अक्सर आ ही जाता है। अब आगे क्या है वो बताऊं कि आगे दोस्तों उसमें जो अब अवशेष मिले हैं उन अवशेषों की पूरी जानकारी लेंगे कि अवशेष मिले हैं कम से कम 8-9 प्रकार के। तो अवशेष बताऊंगा मैं आगे क्या क्या है। तो इसको एक बार फटाफट क्या कर लो, इसको फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। आगे दोस्तों इसमें क्या क्या मिला है वो देखो। क्या अवशेष मिले, अवशेष जो मिले हैं वो देखो आप। अवशेष क्या क्या मिले हैं वो सभी देख लो आप। अवशेष क्या क्या मिले हैं। अवशेष क्या है दोस्तों, अवशेष पहला अवशेष एक चक्रकूप कुआं मिला है। चक्रकूप मिला है पहला, क्या है, चक्रकूप। अब इसकी पूरी डिटेल दूँ मैं आपको। अगर मानो कि ये अगर एक कुआं है तो उसके चारों तरफ क्या है, मिट्टी की बाड़ लगा दी गई। यानी कि पानी सोखने के लिए क्या है, कुएं के चारों तरफ एक बाड़ लगा दी। ठीक है, तो पानी सोखने की, पानी सोखने की वैज्ञानिक पद्धति थी। क्या थी, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, ये चक्रकूप मिला है दोस्तों। दूसरा जो अवशेष मिला है इस सभ्यता में वो मिले हैं 6 चूल्हे। 6 चूल्हे एक जगह पर, 6 चूल्हे एक ही जगह पर। तो इनसे क्या पता चलता है, इससे 2-3 चीज़ें सामने आती है। 6 चूल्हे अगर एक जगह मिले हैं तो उससे एक बात पता चला है, क्या है कि हो सकता है संयुक्त परिवार हो, संयुक्त परिवार हो, या हो सकता है संयुक्त भोजन व्यवस्था हो। क्या हो, संयुक्त भोजन व्यवस्था हो। ये 2 चीज़ क्या है पता चली है। 6 चूल्हे एक जगह मिले। इन 6 चूल्हे मिलने के बाद में जो तीसरी चीज़ मिली है दोस्तों वो क्या है, एक जैसे हल है, सॉरी लोहे का हल। ठीक है, एक मिला है लोहे का हल। ठीक है, चौथी मिली है क्या, ग्रेड स्टेशन पद्धति से क्या सींचा हुआ खेत। ग्रेड स्टेशन या क्यार्या पद्धति, क्या बोलते हैं इसको, बोलते क्यारी पद्धति के अवशेष मिले, के अवशेष मिले, ओनली के अवशेष मिले। ठीक है, ग्रिड स्टेशन हो गई। पांचवी चीज जो मिली है दोस्तों वो मिले हैं क्या, मिट्टी से बने, मिट्टी से बने बड़े, क्या, बड़े अनाज रखने के, अनाज रखने के, मिट्टी से बने बड़े अनाज रखने के बर्तन। ठीक है, और इनको क्या कहते थे, इन्हीं मिट्टी से बने बड़े अनाज रखने के बर्तनों को हम बोल सकते थे गोरे या कोठे। ठीक है, ये इनका देसी शब्द था, इनको बोलते थे क्या, गोरे या कोठे। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट 6 नंबर की है
तो वो बता दूँ मैं। 6 नंबर में क्या है, 6 प्रकार की क्या है, 6 प्रकार की मुद्राएं मिली है। ठीक है, कैसे मिली है देखो। एक जो मुद्रा मिली है उस पे मिला है, ये मुद्रा हो गई, और उसके किनारे 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 पे क्या है, यूनानी भाषा में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया। तो देखो मैं बता दूं, एक मुद्रा तो ये है, इसमें देख किनारों पर क्या लिखा हुआ है, इसके किनारों पर यूनानी भाषा में लिखा है। ठीक है, इससे एक बात समझ में आती है क्या, कि यूनान से व्यापार था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूनान से व्यापार, यूनान से व्यापार था। ठीक है, दूसरा है, इसके एक तरफ क्या है, अपोलो देवता। क्या दोस्तों, अपोलो देवता का चित्र, और ये है दूसरी तरफ। और दोस्तों दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है दोस्तों क्या, तर्कस त्रिशूल का चिन्ह। ये है दोस्तों, आया समझ में। अब देखो आगे भी क्या क्या मिल रहा है वो बता दूं मैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो 7वें नंबर पे जो चीज़ है वो है, 7वें नंबर पे जो चीज़ दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, तो 7वें नंबर पे जो चीज़ मिली है वो है क्या, भूरी काली मिट्टी का, भूरी काली मिट्टी से बना, क्या बना, एक भैंसा। और इसको हम बोल सकते हैं क्या, बनासियल बुल। क्या दोस्तों, बनासियल बुल, इसको बनासियल बुल बोला गया बाद में। ठीक है, अब है, अब जो समकालीन है वो बता दूं क्या क्या थे, फिर इसके अदर फैक्ट बता दूं। तो इसके जो समकालीन थे दोस्तों, कौन कौन सी सभ्यताएं थी वो देखो। समकालीन दो थी दोस्तों, क्या, बलूचिस्तान और दूसरी थी ईरान। ये दोनों सभ्यताएं क्या थी, समकालीन थी। अब है कारण। तो कारण दोस्तों, पहला कारण क्या है, बर्तनों के हैंडल नहीं थे, बर्तनों के हैंडल नहीं थे, जो जो क्या, जो बिल्कुल इनसे मैच करते थे, जो बिल्कुल, जो बिल्कुल बलूचिस्तान व ईरान से मिलते थे। ठीक है, दूसरा, दूसरा था यहाँ पे क्या मिला है, गुलगुली समाधि के अवशेष। ठीक है दोस्तों, तो ये गुलगुली समाधि होती क्या है वो बता दूँ आपको मैं। तो दोस्तों ये गुलगुली समाधि ये होती है, एक ताबूत होता है, और उस ताबूत के अंदर हम जब काटते हैं तो ये मान लो ताबूत है। ठीक है, ये हमारा उत्तर है, दक्षिण है। तो उत्तर में तो उसके रखते हैं क्या, सिर, और बंदे के पांव रखेंगे दक्षिण में। ठीक है, अब इसको गाड़ने के बाद में यहाँ क्या क्या होगा देखो, खाने का सामान गाड़ेंगे साथ में,
ठीक है। और क्या गाड़ेंगे, और खाने का सामान हो गया। इसके अलावा कुछ धन भी गाड़ेंगे, रखेंगे। ठीक है, धन रख दिया, सामान रख दिए। ठीक है, बस ये 2-3 चीज़ रख दी। बस यही गुलगुली समाधि का अवशेष भी मिला है जो बिल्कुल बलूचिस्तान की समाधि से मैच करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका फटाफट आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। इसमें 1-2 बात और है, वो भी मैं आपको फटाफट बता दूं, फिर इसके बाद में ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे जो है वो इस प्रकार से है दोस्तों। और क्या क्या मिला है वो देखते हैं। यहाँ मिली है सबसे 9 नंबर की, क्या है, यहाँ मिली है एशिया की सबसे बड़ी तांबा गलाने की क्या बोलते हैं इसको, फैक्ट्री वो नहीं, तांबा गलाने का कारखाना बोल दो, या मशीन नहीं बोल सकते इसको। एशिया की सबसे बड़ी तांबा गलाने का उपकरण है, सॉरी दोस्तों, तांबा गलाने का उपकरण है जो एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, मशीन बोल दो, उपकरण बोल दो, औजार बोल दो, जो भी है, तो एशिया की सबसे बड़ी। तो कुल मिला के इससे एक पता चलता है क्या दोस्तों, इससे एक बात पता चली, क्या है कि यहाँ का मुख्य